नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएसएफ रूल में चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 की। और इसमें नियम आते हैं नियम 16 से 26 तक। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दिया गया है रिक्रूटमेंट टू द फोर्स, यानी कि फोर्स के संबंधित जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें क्या क्या नियम होंगे। तो रूल नंबर 16 में बताया गया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में, यानी कि किस रैंक की क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, किस रैंक को कौन अपॉइंट कर सकता है। तो अगर बात करें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की, तो रूल नंबर 16 के तहत डीआईजी इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। एएसआई, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, इनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो है सीनियर कमांडेंट या कमांडेंट। रूल नंबर 17, इसमें दिया गया है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, उसका करेक्टर अच्छा हो, मेडिकली फिट हो, और जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती हैं उन कैटेगरी में किसी भी एक कैटेगरी में आता हो। तो ये रूल नंबर 17। रूल नंबर 18, डिसक्वालिफिकेशन, कि किस किस ग्राउंड पर किसी बल सदस्य को डिसक्वालीफाई समझा जा सकता है या डिसक्वालीफाई हो सकता है। इसमें पहली कंडीशन है हु हैज़ मैरिड ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, अगर कोई बल सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जिसका जो स्पाउस है वो जिंदा है, तो उस कंडीशन में जो उसका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग मैरीज विद अनदर पर्सन, या कोई बल सदस्य है जिसका स्पाउस यानी कि पति या पत्नी जिंदा है, उसके बावजूद भी वो दूसरी शादी करता है, तो भी उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा या वो डिसक्वालीफाई समझा जाएगा। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर किसी बल सदस्य को या किसी व्यक्ति को उसका धर्म विशेष इस बात की अनुमति देता है कि वहाँ इस तरीके के किसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है अपने धर्म के आधार पर, तो उसको इस नियम से एग्जेम्प्टेड यानी कि इस नियम के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। तो ये था चैप्टर 4 जिसमें रूल नंबर 16, 17 और 18 है। चैप्टर 5 की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है। रूल 19, रूल 19 में यह बताया गया है कि किस पोस्ट पे भर्ती होनी है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन रहेगी और किस ग्रेड पे में वो जो पोस्ट निकाली गई है वो आएगी। रूल 20, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट जो होगी उसका मेथड क्या रहेगा, किन किन स्टेज पे वो भर्ती होगी, उसमें उसकी एज लिमिट क्या होगी और अदर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो क्या होंगी, ये आता है सब रूल नंबर 20 के अंदर। रूल नंबर 21, एग्रीमेंट, इसमें एग्रीमेंट ये है, इसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो एग्रीमेंट ये है कि जब कोई बल सदस्य फोर्स में एंटर करेगा तो कुछ एग्रीमेंट साइन करेगा। एग्रीमेंट क्या साइन करेगा, पहला कि मैं कम से कम 10 साल तक फौज में सेवा दूंगा। दूसरा, जो भी मुझे ड्यूटीज़ या लॉफुल ऑर्डर दिए जाएंगे सीनियर्स के द्वारा उनको मानूंगा। तीसरा, अगर मैं 10 साल के अंदर इस नौकरी को या फोर्स को छोड़ के जाता हूं तो 3 महीने की सैलरी पे और अलाउंस के साथ या ट्रेनिंग की कॉस्ट जो भी ज़्यादा होगी उसको रिफंड करके, मतलब पे करके तब जाऊंगा। इसमें कब छूट मिल सकती है, अगर उसने किसी एग्जाम के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी नौकरी के लिए डिपार्टमेंट से एनओसी ली हुई है तो उसमें ये एग्जेम्प्टेड होगा। अगर 10 साल के बाद भी रिजाइन करने का कोई प्लान है या कोई रिजाइन करता है तो वो तब तक अपने आप को ड्यूटी से नहीं हटाएगा, विड्रॉ नहीं करेगा जब तक कि उसे डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरीके से रिलीव नहीं कर दिया जाता। एक इसमें कंडीशन ये थी कि मेरा जो कैंडिडेचर है वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर मैं ट्रेनिंग पास करने में असमर्थ हूँ या फिर मैंने कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कि कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन छिपा करके इस फोर्स के अंदर एंटर हुआ हूँ। रूल नंबर 22, इसमें आता है कैडर। अब कैडर की अगर बात करें तो जो रूल 3 है उसमें 3 ब्रांचेस का जिक्र किया गया है। 3 ब्रांचेस कौन सी हैं, एग्जीक्यूटिव है, फायर है और मिनिस्ट्रियल है।
तो इन तीनों ब्रांचों को सेग्रीगेट करके रखा गया है और हर ब्रांच की अलग से रिक्रूटमेंट होती है। उनका जो प्रमोशन और सीनियरिटी का जो क्राइटेरिया है वो भी सबका अलग अलग ही रहेगा। चैप्टर 6 इसमें डेपुटेशन आता है। डेपुटेशन में ये बताया गया है कि कोई भी अधिकारी या बल सदस्य अगर इस फोर्स में डेपुटेशन आएगा तो वो इस फोर्स के नियम के हिसाब से मतलब उसको चलना होगा। जो नियम उस पोस्ट के लिए इस फोर्स में बनाए गए हैं वो सभी एप्लीकेबल होंगे उस पर्सनल पर जो कि डेपुटेशन पे आया है। ठीक है ना। और कौन से नियम उस पर लागू नहीं होंगे? तो जो नियम उस पर लागू नहीं होंगे वो है 58, 59 एंड 71। और 58, 59, 71 क्या है? 58 है रेजिग्नेशन। अगर कोई किसी दूसरे विभाग से डेपुटेशन पे फोर्स में लिया गया है तो उसका रेजिग्नेशन 58 के तहत इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। 59 डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी डेपुटेशन पाए किसी भी बल सदस्य को नहीं दिया जा सकता। और सुपरएनुएशन, उसका सुपरएनुएशन भी डेपुटेशन पर अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसका यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो 58, 59, 71 ये रूल ऐसे हैं जो डेपुटेशन बाय बल सदस्य पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी सभी नियम उस पर एप्लीकेबल होंगे। Every such officer shall be subject to the rules of discipline applicable to the corresponding rank to the force। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी अधिकारी अगर डेपुटेशन पर आता है तो वो जिस पोस्ट पे आया है उस पोस्ट के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सभी उस पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये हमने बताया भी था अभी। दूसरा यह है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डेपुटेशन शैल बी अग्रीड अपॉन बिटवीन लैंडिंग अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डेपुटेशन की टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो किन किन के बीच में डिसाइड होंगी? लैंडिंग अथॉरिटी यानी कि जिस विभाग ने उसको दिया है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर जनरल दोनों को ये पावर है कि वो विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बिना किसी कारण बताए, जो डेपुटेशन का जो पीरियड है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये डेपुटेशन के बारे में था। अब चैप्टर 7 की अगर बात करें हम तो इसमें प्रमोशन, प्रोबेशन एंड टर्मिनेशन है। रूल 24 प्रमोशन के बारे में है, 25 प्रोबेशन के बारे में। तो प्रोबेशन के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसे कोई भी बल सदस्य अगर इस फोर्स में अपॉइंट होगा तो वो एक प्रोबेशन पीरियड में रहेगा। अब वो प्रोबेशन पीरियड क्या होगा? ये रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से होता है। जैसे इस फोर्स में जैसे 2 साल का प्रोविजन पीरियड है तो प्रोविजन पीरियड में रहना है। एक्सेप्ट कौन नहीं रहेगा? अगर कोई डेपुटेशन या एब्जॉर्प्शन पे आया है तो उसको छोड़ करके बाकी जो भी बल सदस्य इसमें अपॉइंट होगा वो एक प्रोविजन पीरियड पे रहेगा। अच्छा, किसी भी बल सदस्य को 2 बार से अधिक प्रोविजन पीरियड नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर प्रोविजन पीरियड के दौरान अथॉरिटी को यह लगता है कि ये जो बल सदस्य है ये सूटेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए जिस पे इसको रिक्रूट या अपॉइंट किया गया है, तो वो उसकी सर्विस को वहां से डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक कंफर्मेशन मिलती है रैंक की कि हाँ ये अब इसमें परमानेंट अपॉइंट हुआ है। जिस रैंक में भी रिक्रूट गया है उसका एक कंफर्मेशन लेटर मिलता है कि हाँ अब इस रैंक में कंफर्म है आफ्टर कंप्लीशन प्रोबेशन। रूल नंबर 26 टर्मिनेशन। अब किसी भी बल सदस्य का टर्मिनेशन किस किस ग्राउंड पर हो सकता है? जैसे वेयर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज टर्मिनेटेड द सर्विस of probationers, the inspector general may on his own reopen the case and after making such inquiry as he thinks fit may। अच्छा, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने किसी बल सदस्य को टर्मिनेट किया है, ठीक है, अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड नोट मेंबर ऑफ द फोर्स की क्या होगी?
अप टू DIG। तो अगर किसी बल सदस्य को टर्मिनेट किया है तो इंस्पेक्टर जनरल के पास ये पावर है कि वो उस केस को रीओपन कर सकता है अगर वो चाहे। ठीक है, और अगर केस रीओपन होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है? कन्फर्म द एक्शन टेकन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है उसको कन्फर्म कर सकता है, उसको अपनी सहमति दे सकता है कि हाँ ये डिसीजन सही है। या विड्रॉ द नोटिस, जो नोटिस निकला है उसका टर्मिनेशन का, उसको विड्रॉ भी कर सकता है। रीइंस्टेट द प्रोबेशनर इन सर्विस, और जो प्रोबेशनर था जिसको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया था उसको रीइंस्टेट भी कर सकता है, दोबारा से सर्विस में ला भी सकता है। मेक सच अदर ऑर्डर इन दी केस, और या इसके अलावा अगर कुछ उसे और सुटेबल ऑर्डर लगता है तो वो भी पास कर सकता है। नो केस शैल बी रीओपन अंडर दिस सब रूल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, और ये जितनी भी कार्यवाही हैं ये कब हो सकती हैं? केवल 3 महीने के अंदर। अगर 3 महीने का पीरियड इनसे निकल जाता है तो फिर इस पे केस पे मतलब ना तो उसको रीओपन किया जा सकता और ना ही जितने 3-4 कंडीशन बताई गई हैं ये एप्लीकेबल हो सकती। और ये 3 महीने कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस इन केस नोटिस इज गिवन, अगर नोटिस दिया गया है तो जिस दिन से नोटिस दिया गया है उस तारीख से 3 महीने काउंट होने शुरू हो जाएंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इन केस वेयर नो नोटिस इज गिवन, अगर कोई नोटिस नहीं दिया है और उसे सीधा टर्मिनेट किया गया है तो जिस डेट को टर्मिनेट किया है उस तारीख से 3 महीने काउंट होंगे। अगर किसी बल सदस्य को दोबारा से सर्विस में लिया गया है ऊपर बताए गए रूल के तहत, तो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस इफ एनी टू बी पेड फॉर द पीरियड ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन, तो जितने दिन वो टर्मिनेट रहा है तो जो भी उसके पे एंड अलाउंसेस बनते हैं वो उसको दिए जाएंगे। वेदर दिस सेड पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज पीरियड ऑन ड्यूटी, और जो ये पीरियड बीच में गया है टर्मिनेशन के और रीइंस्टेट होने के वो पीरियड भी कंसीडर होगा एज ऑन ड्यूटी। अच्छा, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अलावा इंस्पेक्टर जनरल किसी बल सदस्य को टर्मिनेट करता है तो ये सारी पावर कहाँ एक्सरसाइज होंगी? जाकर डायरेक्टर जनरल पर। मतलब डायरेक्टर जनरल अब इस केस को रीओपन या अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रीइंस्टेट या कुछ भी डिसीजन जो उसको अच्छा लगे कर सकता है।